नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये वेलफेयर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के हजारीबाग जिले में एक कार्यक्रम में 550 जिलों के ट्राइबल मेजॉरिटी विलेज यानी आदिवासी बाहुल गांवों में बुनियादी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए एक पैकेज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश भर के ट्राइबल यानी आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई अन्य प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी है। मूल रूप से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के रूप में गढ़े इस पैकेज को पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 63,000 अनुसूचित जनजाति बाहुल गांवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक पैकेज के रूप में मंजूरी दी थी। इसकी चर्चा हम लोग पिछले महीने कर चुके हैं जब ये योजना लागू की गई थी। धरती आबा झारखंड के कई लोग बिरसा मुंडा के लिए प्रयोग करते हैं। बिरसा मुंडा जो एंटी कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद विरोधी और एक ट्राइबल लीडर यानी आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सोमवार रात दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिया गया है क्योंकि वह लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और क्षेत्र को ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने की अन्य मांगों के लिए केंद्र सरकार से याचिका दायर करने के लिए प्रदर्शनकारियों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची उन क्षेत्रों पर लागू होती है जिन्हें आधिकारिक तौर पर शेड्यूल्ड एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर यानी घोषित किया जाता है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान करता है। उसकी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। एक बार आप लोग 5वीं और 6ठी अनुसूची को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, चर्चा में है तो क्वेश्चन बन सकता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के अलावा संविधान के भाग 21 के अंतर्गत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान लागू हैं। ये स्पेशल प्रोविजंस अनुच्छेद 371 ए नागालैंड स्टेट के बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख करता है। आर्टिकल 371 बी असम के विषय में, आर्टिकल 371 सी मणिपुर, आर्टिकल 371 एफ सिक्किम, आर्टिकल 371 जी मिजोरम और आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश में निहित है। इन राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख करता है। आप जानते हैं 371 आई गोवा राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन है और 371 जे कर्नाटक राज्य के बारे में विशेष प्रावधान करता है और 371 स्पेशल प्रोविजन महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बारे में है। तो इन आर्टिकल को आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूज में बने हुए हैं तो हो सकता है यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों यानी हिल एरिया के लिए मणिपुर हिल एरिया कमेटी हाल के वर्षों में 6ठी अनुसूची में उन्हें शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये प्लेसेस इन द न्यूज के अंतर्गत ये कवर होगा जो कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज ये है कि अल्बानियाई ग्रीक सीमा पर लिटिल प्रेस्पा झील का पानी कम होने के कारण पौधे और नरकट उगाए हैं, खरपतवार उगाए हैं। कुल मिलाकर ये कहना है उनकी सुंदरता एक दर्दनाक सच्चाई को छिपा रही है जो कि झील धीरे धीरे मृत हो रही है। कभी क्रिस्टल क्लियर रही झील दक्षिण पूर्वी अल्बानियाई के इस कोने में दलदली पानी के गड्ढे में तब्दील हो गई है। कुछ वर्ष पहले ये फ्रेश वाटर लेक यानी शुद्ध पानी वाली झील हुआ करती थी। इसके लोकेशन को आप लोग मैप पे जरूर देख लीजिएगा कहाँ पे ये है इसकी लोकेशन। आप जब देखेंगे ग्रीस के ऊपर अल्बानिया की सीमा टच करती है और उसके पश्चिम साइड में एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सागर है जो उसकी सीमा टच करती है इटली से। तो इस पूरे रीजन को आप मैप पे जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि मछली पकड़ना उनका यहाँ का जीवन था, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और झील मर चुकी है। लिटिल प्रेस्पा झील का अधिकांश हिस्सा जिसे स्मॉल लेक प्रेस्पा के नाम से भी जाना जाता है ग्रीक क्षेत्र में स्थित जिसका केवल दक्षिण सिरा अल्बानिया में ही आता है। यह उत्तर में ग्रेट प्रेस्पा झील की एक छोटी चचेरी बहन के नाम से भी जानी जाती है। एक्सपर्ट का मानना है कि अल्बानिया में लिटिल प्रेस्पा झील के 450 हेक्टेयर में से कम 430 हेक्टेयर दलदल में तब्दील हो गए हैं
हैं या सूख चुके हैं। यहाँ के निवासियों के लिए दुर्भाग्य की शुरुआत तब हुई जब वर्ष 1970 के दशक में कम्युनिस्ट अधिकारियों ने पास के अल्बानियाई शहर कोरका के आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए डेबोल नदी की ओर पानी को मोड़ दिया था। तो एक बार आप डेबोल रिवर की भी लोकेशन को देख लीजिएगा मैप पे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो अभी चारों तरफ न्यूज इसी की चल रही है। ईरान और इजराइल के बीच जो वार छिड़ चुका है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया, जिससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल का ध्यान हमास से हटकर हिजबुल्लाह पर चला गया। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? पहला तो है व्यापार में व्यवधान की आशंका हो रही है। रेड सी का जो व्यापारिक मार्ग है यानी शिपिंग रूट है, लंबे समय तक बंद हो सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार बाधित होगा और फ्रेट रेट्स यानी माल ढुलाई दरें ऊंची रहेंगी, जिससे निर्यातकों विशेष करके भारतीय व्यापारियों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की। भारतीय निर्यातक विशेष करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भारी प्रभाव पड़ा है। अगस्त माह में निर्यात में 9% की गिरावट आई है। रेड सी क्राइसिस के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अब बात करते हैं कि इसका अल्टरनेटिव ट्रेड रूट क्या हो सकता है, वैकल्पिक व्यापार मार्ग क्या है। शिपिंग जहाज केप ऑफ गुड होप के आसपास के लंबे मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। केप ऑफ गुड होप आप जानते हैं साउथ अफ्रीका के नीचे एकदम पड़ता है। केप ऑफ गुड होप ये आपका सेंट हेलेना की खाड़ी है, वहीं पे इसकी लोकेशन है। इसको भी मैप पे आप लोग देख लीजिएगा। इससे हो क्या रहा है, शिपिंग कॉस्ट में 15 से 20% की वृद्धि हुई है, जिससे कि कपड़ा और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जैसे कम लागत वाले एक्सपोर्ट पर निर्भर उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है। अब बात करते हैं कि भारत के व्यापारिक संबंधों की। संकट के बावजूद सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर जैसे न्यूट्रल पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2024 की शुरुआत में 17.8% बढ़ चुका है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 11 पर कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए ग्राहकों के सामने संचालन, मालिक और मैनेजर और अन्य संबंधित वर्कर के नाम को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष की कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पारित इस तरह के आदेशों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, जिसको फसाई बोलते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत सक्षम अधिकारी वास्तव में ऐसे ऑर्डर जारी कर सकता है, लेकिन पुलिस इस शक्ति का, इस पावर का अतिक्रमण नहीं कर सकती। जो कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालित करना चाहता है, उसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से अपने व्यवसाय को रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, जो फसाई के अंतर्गत स्थापित एक बॉडी है, जो यह मॉनिटर यानी निगरानी करता है कि भोजन को कैसे प्रोसेस किया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे उसको बेचा जा रहा है और आयात किया जाना चाहिए और कैसे आयात किया गया है, ताकि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण नियम 2011, जो फसाई का रूल है, के अंतर्गत छोटे खाद्य निर्माता जैसे कि छोटे पैमाने पर बिजनेस करते हैं, खास करके फेरी वाले और विक्रेता और टी स्टॉल धारकों या और स्टॉल धारकों को फसाई के अंतर्गत पंजीकरण करना आवश्यक है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 32 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से 30 लाख को स्पर्श पोर्टल की चर्चा हम लोग पिछले महीने कर चुके हैं। आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा है। स्पर्श पोर्टल से सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है 30 लाख लोगों को, जो पेंशन प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है और बिना किसी बिचौलिए के सीधे बैंक अकाउंट में पेंशन को ट्रांसफर करता है। स्पर्श को डिफेंस पेंशन के इकोसिस्टम को स्वचालित करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की एक पहल है। यह सिस्टम एक स्वचालित जांच और नियंत्रण से मुक्त है, जिसमें परिचालन निर्णय प्रबंधक आधारित नियम है, जिसमें 500 से अधिक रूल और 1000 ऑन स्क्रीन वेरिफिकेशन शामिल है। इस सिस्टम की अखंडता और दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इंटरनल ऑडिट आवश्यक है। यह स्पर्श की कार्यक्षमता को और बेहतर करने में सहायता करती है और यह भी सुनिश्चित करता है कि पेंशन प्रबंधन प्रक्रियाओं की अखंडता और सटीकता के लिए आवश्यक कंट्रोल मौजूद है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे।
इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का वित्तीय एक्सपेंडिचर 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए होगा। इस योजना के हिस्से के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने मांग यानी डिमांड इंसेंटिव का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कस्टमर के लिए ई वाउचर प्रस्तुत किया है। ई वाउचर इंसेंटिव पहुंचने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है जिससे कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों को एक सहज अनुभव प्रदान करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जिसको एसडीआरएफ भी बोलते हैं उसका गठन किया है। यह फंड अधिसूचित आपदाओं के रिस्पांस यानी प्रतिक्रिया के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों में एसडीआरएफ में 75% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% का कंट्रीब्यूशन देती है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय अंशदान 2 बराबर किस्तों में जारी किया जाता है और दिशा निर्देशों के अनुसार पिछली किस्त में जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति और एसडीआरएफ से की गई गतिविधियों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करने पर धनराशि जारी की जाती है। हालांकि अर्जेंसी को देखते हुए इस बार धनराशि जारी करते समय इन आवश्यकताओं को यानी माफ कर दिया गया था। एसडीआरएफ का उपयोग केवल साइक्लोन यानी चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि या भूस्खलन, हिमस्खलन और बादल फटना, कीट हमले और पाला एवं शीत लहर जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत जर्मनी मिलिट्री कॉपरेशन सब ग्रुप की 17वीं बैठक 1 से 2 अक्टूबर 24 को बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई। चर्चा में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के दायरे को और बढ़ाने और पूरे स्पेक्ट्रम में चल रहे रक्षा जुड़ाव को मजबूत करने के लिए नई पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक मैत्रीपूर्ण, गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में की गई। मिलिट्री कॉपरेशन सब ग्रुप एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सशस्त्र बलों के विभाग के बीच रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।